गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे नाइन्थ क्लास से हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था दूसरे विश्व युद्ध में। हिटलर जर्मनी से संबंध रखता था, ये माना जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं इसको। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे हुए सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हैमलेट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हैमलेट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेमलेट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है, जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा। अगले 9 साल तक वह घर में एक कोर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता था कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में आया था कि लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ी और अपने नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद याद होगा, हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह सुना होगा कि अपने यहूदियों को मरवा दिया था उसने। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया के राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक संपूर्ण संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें नाज़ीवाद का मतलब क्या है। इस सिलसिले को सबसे पहले हम देखें कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की। वे किस चीज़ से डरे हुए थे। 1945 में जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराध, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों का मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार तो खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराध की वजह से कई गंभीर नैतिक सवालों खड़े हुए और उसके कृत्यों को दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे। दूसरे विश्व युद्ध में के साय में जर्मनी के नरसंहार शुरू कर दिए, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा था। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जीप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए थे। 70,000 जर्मन से नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया था। इतनी बड़ी तादाद लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस के हज़ारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य न्यायाधीशों नाज़ियों को भी मौत की सज़ा दी थी। बाकी आरोपियों में से तो बहुत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वह इतनी बर्बर और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह से अनुभव से गुजरे, उससे भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान का अनुभव करते हैं। वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमर गणराज्य, सभी स्टूडेंट्स लेसन को ध्यान से पढ़ें। इसके बीच बीच में जो क्वेश्चंस होंगे उन पर टिक करें और लेसन के अंत तक बने रहें हमारे साथ। और उसके लास्ट में जब हम अभ्यास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके ऊपर ध्यान दें।
20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में जो लड़ा गया था, दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों पर सोच कर इस युद्ध में कूद पड़ी थी और उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम को कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआती में सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिर नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग से वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया था। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघ के आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी, ये मैप दिखाया गया देखिए, जर्मनी की पराजय के बाद विजय देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई की हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेशिक तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 70% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लुथियाना के हवाले करने पड़े थे। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी थी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था और इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों को एक कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया था। भाई, युद्ध का असर, इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदार का महाद्वीप बन गया था। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा दिए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य ने वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही था पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो गए। मीन्स उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वाइमर गणराज्य की हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। विलासों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों के पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय समानता और प्रतिष्ठा की चाह में सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाह और व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था, उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। राजनीतिक रेडिकलवाद, अमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट हर जाना। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांति विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। वहीं बहुत सारे शहरों में मजदूर और नागरिकों को सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था भी हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट्स ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के
फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पॉटकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल संसाधनों समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। राजनीति रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी करना पड़ा। इस दोहरे बहुत से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मन के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मन के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया और जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई थी। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे थे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, दूसरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्र में जर्मनी नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है। देखिए, दिखाया है, देख लीजिए। दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ गई तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दे दिया गया। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डाव्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर जैसी खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियां सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित थी। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मन को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 32 तक अगले 3 सालों में अमेरिका में राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्री बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब हो गई, सट्टेबाजार से पैसा खींचते जा रहे थे, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई आर्थिक मंदी का असर पूरी दुनिया में पड़ा था भाई, क्योंकि पूरी दुनिया इसका कर्जदार था, यूँ मान सकते प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर। 1932 में जर्मन का आर्थिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूरों या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मन की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे थे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान और या तो ताश खेलते पाए जाते, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए, या फिर रोजगार दफ्तरों में बाहर लंबी कतारों में खड़े होते। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहा था, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट में लोगों ने गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यावसायिक स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालात और भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे। कुछ ऐसा दिखाया है इन्होंने। फिर राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिस वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 1948 की वजह से भी थी, जिसमें राष्ट्रपति और आपातकालीन लागू करने नागरिक
अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वायुमंडल गणराज्य का शासन 20 मंत्रियों के मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उसकी औसतन अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। इस सारे नुस्खों के बावजूद भी संकट दूर नहीं हो पा रहा था। लोकतंत्र या सांसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था। उन्होंने क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहा, सर्वहारा सभी। हिटलर का उदय। ऐसी व्यवस्था में हिटलर सामने आया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की व्यवस्था बेहद गरीबी से गुजरी थी। रोटी रोजी का कोई जरिया न होने के कारण विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा लिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया था। कारपोराल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तगमे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया था। 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने संगठन का अपना नियंत्रण काम कर लिया। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया इसे। इस पार्टी को बाद में नाथसी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा कर लिया। बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। इस दुस्साहसिक योजना में असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाथसी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौर में नाथसवाद ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 में के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे, मध्य वर्ग और लाचार और भुखमरी का डर सता रहा था। नाथसी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी। 1929 में नाथसी पार्टी का जर्मन सदस्य राइनस्टाइन के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे उसे, और 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले थे। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। उसके भाषणों में इतना जोश था कि उसने जो भाषण दिए, वर्साई की संधि में हुई नाजी सफाई के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वे बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसे आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर की राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने, लोगों के परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाथसियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित करनी शुरू कर दी थी। ये देखिए जनसभा, छपे लाल झंडे, नाथसी सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा लगती थी। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल की सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाथसी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों और अनिश्चितकाल के निलंबित कर दिए। वायमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों का निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन हुआ। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाथसियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाथसी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। 3 मार्च को 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून में हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का कुछ अधिकार प्रदान कर दिया। नाथसी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और नगर पालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ये था हिटलर का आगमन। पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पट्टी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया।
मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन है। विदेशी नीति की मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ दिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में रशिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इस कामयाबी से ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि वह सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि कर ली। इस संधि के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच गया था भाई। ये था हिटलर के बारे में थोड़ा सा। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, जब हिटलर ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था।